बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं अली बुखारी साहब, जो पीटीआई के जो लीगल महाज है उसमें बड़े अरसे से बहुत एक्टिव नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद, जब वकला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप तो थी नहीं, तो इस्लामाबाद में लीड किया है फुल फ्लेज जो अली बुखारी साहब ने। और फिर अली बुखारी साहब जब लीगल महाज से सियासी महाज की तरफ गए तो वहाँ पे भी इनको लीगल महाज पे लड़ना पड़ रहा है। तो अली बुखारी साहब जो है वो इस्लामाबाद से कैंडिडेट थे और रात 11-12 बजे तक जो है वो ये खुशियाँ मना रहे थे, जीत चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ तो इनको फॉर्म 47 नहीं मिला। इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जब भी मैं बात करता हूँ, तीनों हलके अली बुखारी साहब का हल्का उसी में शामिल है। अली बुखारी साहब सबसे ज़्यादा 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो लीड से इनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। तो इस्लामाबाद के हलकों को मैं इसलिए सैंपल के तौर पर कहता हूँ कि इस्लामाबाद के हलकों को आप सैंपल लेकर आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करें तो आपको समझ आ जाएगी हुआ क्या है कि 50,000 के लोग भी अगर उनको हरा कर दूसरों को जितवा दिया जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। लेकिन ये चीज़ें अभी लीगल महाल पे चल रही हैं। अली बुखारी साहब से पूछते हैं, बुखारी साहब हुआ क्या है? आप तो बड़े मंजे हुए वकील भी हैं, लॉ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद क्यों बात हुआ है ये? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई। आपको पता है जी कि इस्लामाबाद के 3 हल्के थे और मैं NA48 इस्लामाबाद से कैंडिडेट था और मेरे हल्के में जो पोलिंग स्टेशन थे वो इस्लामाबाद के दोनों हल्कों से कम थे और 261 पोलिंग स्टेशन थे और NA47 में 284-85 पोलिंग 385 पोलिंग स्टेशन थे और NA46 में भी 356-57 के लगभग थे। सो मेरा हल्का जो है वो इस तरह कंपैरेटिवली पोलिंग स्टेशन और आबादी भाई थोड़ा छोटा था, जिसको ICT 3 इस्लामाबाद कहते हैं। तो मेरा रिजल्ट जो है वो तकरीबन रात 11:30 पौने 12 बजे तक कंपाइल हो चुका था। 261 के 261 जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 थे वो मेरे पास आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 37.5 UCC मेरे हल्के में जो सारी की सारी मैंने जीती, सारी थ्रू आउट। और अब आपको पता है जब आपके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं और वो जीतते हैं तो वो दौड़ते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने कैंडिडेट के पास। तो मैंने तो अपनी टीम बैठाई हुई थी, उन्होंने वहीं फॉर्म 45 स्कैन किए, उसके बाद वो एक स्क्रीन चल रही थी, वहाँ पर फ़ौरन हमने अनाउंस किया और वही जब खुशियाँ मनाई जाती हैं, रैली शुरू होगी, सारी चीज़ें शुरू होगी। मैं 3 दफ़ा RO ऑफिस गया और मैं आपको बताऊं कि RO ऑफिस में तीनों दफ़ा मुझे दाखिल नहीं होने दिया गया। जो मेरे पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर मौजूद थे, तीनों से 2 सुप्रीम, एक हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील था, जिनको हमने इसी चीज़ के पेश नज़र वहाँ बैठाया हुआ था। उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं 8 बजे गया, मैं 10 बजे गया, उन्होंने कहा 12 बजे रिजल्ट मिल जाएगा। मैं 12 बजे गया, मीडिया मौजूद था वहाँ पर, मेरा रिजल्ट रुका हुआ था। तो मैंने कहा भाई रुका हुआ क्यों है? ये मेरे पास तो कंपाइल रिजल्ट है सारे के सारा। अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, 2 बजे आएंगे। मैं 2 बजे गया, मैं 4 बजे तक वहाँ खड़ा रहा और मैं पहला आदमी पाकिस्तान का जिसने वहाँ पर खड़े होकर बाहर जिसकी लाइव वीडियो जो है निकली वहाँ से। और मैंने क्योंकि मुझे मीडिया वाले सारे कह रहे थे कि जी आपका रिजल्ट कैसे रुक सकता है, आपका तो कंपाइल हो चुका है। देन उसके बाद मैं पहला शख्स हूँ जिसने फॉर्म 45 रख के टेबल के ऊपर पूरे के पूरे और मैंने अपनी वीडियो अपलोड की कि जी ये पड़े हुए हैं। और फॉर्म 45 है क्या? बेसिकली जो फॉर्म 45 है ये ECP का लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारे बाकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं और उसके साथ जितने बाकी जो हमारे काउंटर पार्ट्स कैंडिडेट्स होते हैं उनके एजेंट्स के भी साइन होते हैं। अब फॉर्म 47 होना क्या था? हमने अंदर जाना था एज पर लॉ, वहाँ जाके उन्होंने सिंपल कंप्यूटर चलाना था और कैलकुलेटर चलाना था। RO साहब ने उन्होंने कहा था जी ये 261 की कैलकुलेशन है, अली बुखारी साहब आप कितने जो सो कॉल्ड जो जाली MNA बनाया इन्होंने उसके इतने 46,000 प्लस मेरी जो है लीड आई इसके अंदर, ठीक है, कंपाइल होने के बाद। अब इशू ये है कि वहाँ पर जब मैंने आज तक, बिलीव मी, मैंने आज तक अपने RO की शक्ल नहीं देखी आज तक। जब जाता हूँ नहीं होते, अभी भी हो गया हूँ कि भाई एप्लीकेशन दो, पता चला जी सरीना किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। ECP में हम गए, हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो है वो सरीना मीटिंग, जी सरीना मीटिंग कर रहे हैं, ADCG भी हैं। तो हमारा तो डे फर्स्ट से ये स्टांस था कि जनाब ये RO आपने बढ़ा दिया DC AC, ये ADCGs ADCR, इनसे काम नहीं चलता, आप लोगों को आपने इंटेंशनली ये चीज़ किया मैनेज करने के लिए। अब फॉर्म 47 जो है वो कहाँ से आया? मैंने उसकी कॉपीज़ मांगी, मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है जो मैंने ECP में दिया, हम ICA में आए, सस्पेंड हुआ, सस्पेंड होने के बाद वापस गए। ECP ने सुनना गवारा नहीं किया कि भाई लीगल एक चीज़ आ गई कि मेरे बगैर, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे बगैर आप फॉर्म 47 इशू नहीं कर सकते, आप अंदर जाने नहीं दिया आपने मुझे। और मेरे तो पाकिस्तान की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है पहली जिसके अंदर मेरे अगेंस्ट मुस्तफा नवाज खोखर साहब आज़ाद लड़े, उनकी पटिशन आई, तहरीक लब्बैक के अदर साहब थे, उनकी पटिशन आई और दोनों के वकील पेश हुए और उनकी पटिशन मेरी पटिशन के साथ क्लब हुई।
और उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक अली बुखारी साहब और जीत चुके हैं यहाँ से 45-46 हज़ार लीड से। उनकी पटिशन साथ हो गई, जमात इस्लामी का भी जो है फॉर्म उठाए हुए हैं। अब ये कौन से फॉर्म बने हैं नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। और मेरा ख्याल है इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी आता है कि अगर अली बुखारी साहब बतौर कैंडिडेट अगर ये दावा करते हैं तो हम भी कहेंगे कि चलें इनका क्योंकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें, अगर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला अगर कोई कैंडिडेट 1 या 2 आ जाते हैं और वो ये गवाही देते हैं कि हमारे और इनके फॉर्म 45 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इतना ओपन एंड शट केस बन जाता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली देखना चाहिए। और एक और बात आगे आप बढ़ाएंगे, एक और बात नाज़रीन मैं करूँ कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन से मामला ट्रिब्यूनल में जाने हैं, तो ट्रिब्यूनल में जब जाएंगे तो अगर फ़र्ज़ करें आज से 2-4 माह बाद ये जो कुछ हुआ है ये सारा खुल गया, तो मतलब जिन्होंने ये रिज़ल्ट्स कंपाइल किए, जिन्होंने रिज़ल्ट इशू किए, जिन्होंने फॉर्म इशू किए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ये सवाल बहरहाल बाकी है। अब क्या है नेक्स्ट क्या है इसमें? मैं 2 चीज़ें बताऊँ आपको। एक तो ट्रिब्यूनल बन जाता है, बन गया ठीक है, लेकिन मेरे पास तो रेमेडीज उसके अलावा भी मौजूद है। और मैंने आज भी पटिशन फाइल की, अपनी रिट पटिशन एक और हाई कोर्ट में, और मैंने सारा रिजल्ट अपना कंपाइल पेपर बुक लगा के दे दिया हाई कोर्ट के। मिसल का ऐसा बन चुका है वो, ठीक है। और मैंने यही पहले भी दी थी, ECP में 4 मेंबर्स थे उनको भी दी, और आज जो हमारा रिजल्ट है फॉर्म 45 का वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। और मैं CPLA में भी जाऊँगा, ठीक है भाई। आपने कहा था इलेक्शन शफाफ होने लाजमी है। इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि साफ शफाफ और इलेक्शन होने चाहिए। लोगों का मैंडेट चोरी कर दिया, जिस बंदे को जिताया घर सोया हुआ था, बुला के आपने उसे कहा जीत के हो, तो कैसे जीत के हो यार? हमें भी तो पता चले, लोगों का मैंडेट है। आज भी हमें लोग बुलाते हैं, हमें ही वो MNA समझते हैं। आपने एक फर्जी और जाली नोटिफिकेशन कर दिया, तो जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने RO ने काम नहीं किया लीगली, उसकी भी सर्विस बुक लिखी जाती है, उसकी भी SCR लिखी जाती है। तो ये तो नहीं होगा कि लोगों का मैंडेट चोरी करके वो बाद में DC कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी बन जाए। ऑब्वियसली हमने लीगल फाइट करनी है, और लीगल फाइट उनको तो इन्वॉल्व किए बगैर हो ही नहीं सकती। वो तो हर जगह होंगे, और वो कभी भी आज तक अपीयर नहीं हुए। हाई कोर्ट ने बुलाया, वो नहीं अपीयर हुए। ECP ने बुलाया, मैंने कहा सर बुला ले, कहा मैं शक्ल तो देख लूं, नहीं आए। क्यों? रिपोर्ट उनकी आती है, रिपोर्ट भी आधी से आती है, वो पता नहीं, उनको खुद आना चाहिए, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो। और ECP बुलाती है, हाई कोर्ट बुलाती है, वो पता नहीं इनसे भी ऊपर है। ECP को तो खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जो लोग जिनको इन्होंने नोटिफिकेशन करके MNA बना दिया, वो झूठे MNA बगैर मैंडेट के कुरान पे हलफ कैसे उठाएंगे जाके उधर असेंबली में? दिस इज अनदर क्वेश्चन कि यार आप हारे हुए हैं। पहले तो ये बात होती थी ना कि मुबारक कैसे देंगे, देने वाले भी जो हैं बेशरम और लेने वाले भी बेशरम, उनको सबको पता है कि हारे हुए हैं। उनसे ये तो पूछ लें आप पोलिंग स्टेशन कौन से जीते हैं? अपने गांव के पोलिंग स्टेशन हारे हुए हैं। अच्छा, मतलब इससे बढ़ के और क्या बताऊँ आप कि वो तो अपने गांव के पोलिंग स्टेशन भी आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ओथ उठाने लेके जाएंगे उनको। ओथ किसका होगा साकिब भाई? कुरान पे आप झूठे बंदे को बिठा के कानून साज असेंबली जो सुप्रीम अदारा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर लेके जाएंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, करारदादे मकासद से होता है। आपने बुनियादी चोरी के ऊपर रखी, आपने झूठे कुरान और हलफ पे रखी, आगे कैसे चलेगी? ये तो ECP जितने, मैं हमेशा कहता हूँ और आपने हमेशा सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पे बैठे हुए लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होते हैं, वो ओवर एंड अबव नहीं होते। तो ये जितना काम हुआ है, ये सारा सेहरा सबके सर जाएगा। ये अवाम का मैंडेट चोरी करके जिस तरह भी आगे लेकर जाया जाएगा, ये जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे। और ECP को तो तमाशा देखें, उनको तो बेचारों को मैं बेचारा भी ना कहूँ, उनको तो क्या कहूँ, जिनके कहने में RO भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब ने सारा जो है वो किस्सा और मामला खोला है कि असल में जो है वो हो क्या रहा है। और इन्होंने जो बात की है, डेफिनेटली दूसरी तरफ के कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म 47, 49 लेकर अब जो है वो असम्बली में पहुंच चुके हैं। लेकिन अली बुखारी साहब का ये मानना और कहना है, और ये अमली तौर पर भी कर रहे हैं, कि कानूनी महाज वो नहीं छोड़ेंगे। उनके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, आगे ट्रिब्यूनल तो आने ही आने हैं। लेकिन देखते हैं कि इन सारे इश्यूज़ का क्या आउटकम होता है, क्योंकि एक मैसिव लेवल पे रिगिंग और मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात को इन डेप्थ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 8 फरवरी से लेकर अगर आज तक बात करें तो आज तक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। तो नाज़रीन, हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। अपडेट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।